आईएमएफ जारी कर रहा है एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक, और दूसरी रिपोर्ट इसकी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनरली इसकी फाइंडिंग तो वैसे नहीं पूछता क्या क्या थी रिपोर्ट में, बट यूपीएससी भी डायरेक्टली एक रिपोर्ट ऐसे दे देता है, उसके बाद पूछ लेता है कौन जारी करता है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तुम लोगों ने कुछ, तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रहता। बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये हो गया वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जनरली कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट होती हैं और आईएमएफ की, तो ये बात ध्यान रखना जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होंगी या बीओपी से रिलेटेड होंगी वो जनरली कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। जैसे आरबीआई का जो मॉनेटरी रिलेटेड वर्क होता है वैसे कुछ सिमिलर टाइप का आईएमएफ का काम होता है। सिमिलर नहीं होगा बट थोड़ा अलग है, वो इंटरनेशनल लेवल पे देखता, बट जनरली ये बीओपी के रिलेटेड देता, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी या कितने में परिवर्तन हो रहा है कि एक्सचेंज रेट वाला, ये चीज़ें ये देखता है। और एक टर्म आता है बीच में एक्सटर्नल सेक्टर में, रिजर्व सुने होंगे कि इतना रिजर्व है आरबीआई के पास या किसी उसके पास, उस रिजर्व में तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक रिजर्व करके टर्म पढ़ा होगा कि इतना फॉरेक्स रिजर्व है या कुछ और, उस रिजर्व में तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक होता है फॉरेन करेंसी चेस्ट आरबीआई के पास, फॉरेक्स रिजर्व, और दूसरा होता है गोल्ड स्टॉक, तीसरा होता है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये वाला टर्म जो है ये आईएमएफ के पास होता है। ये एक क्रेडिट होती है आईएमएफ के पास किसी कंट्री की, जैसे कोई कंट्री कितना शेयर करता है उसके बेसिस पे एक एसडीआर टर्म दिया गया है, उसके बेसिस पे इसकी क्रेडिट डिसाइड होती है उसकी। तो ये तीनों टर्म मिला के जो रिजर्व काउंट किया जाता है ना किसी कंट्री का बीओपी में, तो वो इन तीनों को मिला के काउंट किया जाता है। ये बात ध्यान रखना ऑलवेज, क्योंकि ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या रिजर्व में क्या क्या शामिल होता है। तो उसके पास गोल्ड स्टॉक कितना है, उसके पास फॉरेन करेंसी का कितना है, उसके पास एसडीआर क्या है, कितना परसेंट, तो ये जनरली परसेंट में दिया होता है। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। ये अटेंडेंस फिल कर देना। स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब ड्रॉ करने वाला ड्राइंग, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको यही कहते हैं। अगला मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, ये लिख लिए ना। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर दाओस में है, DAOS दाओस। हर साल इसकी एक्चुअली इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिक्स बुलाए जाते हैं। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, सभी लोग उस मीटिंग में। और इमिनेंट पर्सनालिटीज़, जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं इकोनॉमिक सेक्टर में या सिनी जगत में, मतलब किसी भी सेक्टर में, जो उनको भी बुलाया जाता है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस में। तो वो देखोगे जब मीटिंग होती है तो उसमें बहुत से कंक्लूजन फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं या हमारे यहाँ के कोई सेलिब्रिटीज आते हैं, PM साहब भी जाते हैं जब सबकी एक्चुअली मीटिंग होती है, जैसा ऑर्गेनाइज हो। तो दावोस में इसका हेडक्वार्टर है, दावोस में इसकी मीटिंग होती है हमेशा। और ये रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कई रिपोर्टें जारी करता है, ये बात ध्यान रखना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं ना, डिफरेंट कंट्रियों के इकोनॉमिक डाटा होते हैं, तो उससे क्या करते हैं, ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, सर्वे, कि किस कंट्री में इस फील्ड में क्या हो रहा है और कितना प्रोग्रेस होगा और क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, और कंट्रियों की रैंकिंग होती है। ये सब चीज़ें इससे डिसाइड होती हैं, जितनी भी रिपोर्टें जारी होती हैं वर्ल्ड लेवल पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसमें जो रिपोर्ट आती है, इसके बेसिस पे ये डिफाइन होगा कि जेंडर पैरिटी कितनी है, जेंडर पे फोकस कितना किया जा रहा है कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, वो मतलब वेजेस में डिफरेंस तो नहीं है, या उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, कितना वर्क में पार्टिसिपेशन है, कितना नहीं, कितना एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है, ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अगली रिपोर्ट है इसकी, इसको मिटाएं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, इवन UPPCS इसके में रैंकिंग पूछता है ऑलवेज इंडिया की। जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये 2017 से जारी कर रहा है।
इसमें भी रैंकिंग पूछी जाती है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है। अगला एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो रिपोर्ट जारी करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी का नाम सुना होगा ना, यूएन की बॉडी है। एक तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, इसमें बार बार रैंकिंग पूछी जाती है। जो ग्लोबल जेंडर गैप पढ़ा था उसे जब तुम लोग कभी भी एस्से लिखोगे आप लोग जेंडर पे, या कभी भी महिलाओं पे कोई इशूज पे आंसर्स लिखते हो मेंस में, तो वो ग्लोबल जेंडर गैप वाली रिपोर्ट ऑलवेज कोट करोगे। उससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर जस्टिफाई होगा। जैसे कोई लिखे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा इतना ये वेज पैरिटी है, तो उसमें आप लिखोगे इतना, ये फला रिपोर्ट से ये चीज़ पता चल रही है, इतना जेंडर गैप है, इतनी रैंकिंग है, इसलिए ये रिपोर्ट पता चल रही है। समझे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है, इसमें 1-2 साल आगे पीछे भी पूछते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में 3-4 पैरामीटर होते हैं। अभी जब पॉवर्टी पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक, तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो बताएंगे, और इसका कब से ये जारी होना चालू हुआ ये भी बताएंगे। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी की। एक रिपोर्ट और ये जारी करता है, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ये सब एक्चुअली में हिंदी में याद करना टफ होगा आपको, आप ये इंग्लिश में ही याद ट्राई करिएगा तो याद रहे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और कई किताबों में एक्चुअली में जो सिविल सर्विसेज वाली बनी हिंदी वाली, सब ऐसे ही नाम लिख दिया हिंदी में भी, बस उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट यूज कर दी है और कुछ नहीं किया। एक अगली बॉडी है SDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। अगला यूएन की बॉडी है यूएनईपी। ये इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे वैसे यूएनईपी के बारे में, लेकिन आप रिपोर्ट के बारे में लिख लीजिए कौन सी रिपोर्ट वो जारी करता है। यूएनईपी, यूएनईपी के हेडक्वार्टर नैरोबी में है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक जारी करता है ये नैरोबी। वर्ल्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जारी करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक
ठीक। अगला है FAO। इसका हेडक्वार्टर रोम में, रोम इटली। ठीक। ये जारी करता वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स अगला रिपोर्ट है। ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। आगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एनजीओ टाइप के नॉन प्रॉफिट, वो भी कुछ रिपोर्ट जारी करते हैं जो बार बार पूछा जाता है। एक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ टाइप के। इसमें हो गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसमें ये रिपोर्ट जारी करता है, एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। ये जो है ये देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये वाला, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ टाइप का है। ये एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर देता है, एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जब भी, जैसे एग्जांपल आप फोर्थ पेपर में GS 4 में एथिक्स वाले में करप्शन टॉपिक है, सेकंड पेपर में भी करप्शन टॉपिक होगा, थर्ड पेपर में जब भी आप लिखेंगे आपके अपने डाटा इंप्रूव करने के लिए, हाँ ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इतनी रैंकिंग है इंडिया की, उससे आप क्या जस्टिफाई करेंगे? करप्शन यहाँ परसिस्ट कर रहा है, अपने यहाँ करप्शन है ज़्यादा मात्रा में। ये बातों को आप जस्टिफाई करेंगे जब भी आंसर्स लिखेंगे, ठीक। तो इसमें एक तो दो रिपोर्ट होंगे, एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, दूसरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। परसेप्शन इंडेक्स अगली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अगला है, जो दो रिपोर्ट है उसकी भी इंपॉर्टेंट है, IFPRI। IFPRI ठीक। IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। ये कौन सी रिपोर्ट जारी कर रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये जब भी पॉवर्टी के बारे में लिखेंगे या किसी न्यूट्रिशियंस के बारे में कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड है कि नहीं, वहाँ पे ये रिपोर्ट हम लोग कोट करेंगे। और साथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग भी पूछी जाती है ना, ये सब चीज़ें कौन रिपोर्ट जारी करता है, कितनी रैंकिंग। रैंकिंग देखिए अभी मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो वो उस समय जो कोई बुकलेट आती है करंट की, आपको उससे देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ भी लिखवाने पे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यही चीज़ है ये। ऐसा नहीं, ये चीज़ें पहले होती जाएगी, हर साल की जो रिपोर्ट आई रहेगी आप वहाँ से कवर करिए रिपोर्टों की रैंकिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आपके लिए किताब जो भी इस तरह साथ में टाइम होने की वजह से, ठीक है। अरे अरे नहीं, खैर ठीक। ये कुछ रिपोर्टें होंगी, कुछ रिपोर्टें अगर बची होंगी तो करंट में कई रिपोर्टें कवर होती हैं तो बीच बीच में हम करा देंगे कवर, ठीक है। उसमें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बीच बीच में अगर कुछ, जैसे भी हम एक रिपोर्ट के बारे में कुछ डिटेल करवा दे रहे हैं, बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी जब पॉवर्टी पढ़ाना चालू करते हैं उसमें अभी एंड में हम इसे कोट करा देंगे। तो अभी जो है आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में लिख लो। ये मेन रिपोर्टों के बारे में ही कराएंगे जिनके बारे में जनरली पूछा जाता है, कौन कौन से पैरामीटर इसमें चेक करते हैं। तो अभी लिख लो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? अभी लिखा है ना मैंने, है? हाँ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये पता है ये कौन जारी कर रहा है, ठीक है। ये क्या मेजर करेगा? मेन और वुमेन के बीच में पैरिटी, मेन और वुमेन के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब गैप, जेंडर गैप, एजुकेशन, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों पे। ये क्या मेन और वुमेन के बीच में जो पैरिटी है, पैरिटी फॉलोइंग पैरामीटर्स पे चेक करेगा। 4 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे ये चेक करेगा। एक पहला पैरामीटर है इसमें इकोनॉमी। तो कोई पैरामीटर पे चेक करेगा ना मेन और वुमेन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। तो उसमें एक तो इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया हेल्थ, तीसरा हो गया हेल्थ, चौथा हो गया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये 4 पैरामीटर पे क्या करेगा, ये मेन और वुमेन के स्टेटस को चेक करेगा। इसमें जिसके पैरामीटर सभी जगह अच्छे से रिप्रेजेंट होंगे वो आगे होगा, जिसके नहीं होंगे वो पीछे होगा। ऑब्वियस सी बात, वुमेन इसी के बेसिस पे, जेंडर गैप रिपोर्ट इसी के बेसिस पे चेक हो रही है।
तो ये हर कंट्री में ये पैरामीटर अप्लाई करके इनकी रिपोर्टें इस सेक्टर में इसके पास डाटा होंगे, इस डाटा के बेसिस पे ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। उसी के बेसिस पे क्या करेगा, रैंकिंग जारी करेगा डिफरेंट कंट्रियों की। जब डिफरेंट कंट्रियों की रैंकिंग जारी करेगा तो उससे क्या है, कंपटीशन पता चलेगा ना, किस कंट्री में कितना वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस बढ़ी है रियल में। ये चीज़ें इससे पता चलेगी। ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन पैरामीटर के बेसिस पे। अब आगे हम लोग आते हैं पॉवर्टी पढ़ेंगे। ये एक्सटर्नल सेक्टर लगभग कवर हो चुका है, कुछ चीज़ें बची नहीं है इसमें। ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। कुछ मिसलेनियस चीज़ें बचेंगी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक हैं वो, और वो अभी मिसलेनियस में कवर कराएंगे। इसमें कैपिटल मार्केट, हाँ कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे पॉवर्टी के बाद। अभी पॉवर्टी पढ़ लेते हैं, मतलब गरीबी ना। पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कौन कौन सी कमेटियाँ बनी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सिलेबस में भी है। हाँ बताइए। वीडियो पढ़ा, चलो उसमें बताओ। आवाज़ तो आती, मैंने भी देखा सारे वीडियो में। अच्छा नहीं आ रही, अच्छा गूंज रही थी, हो सकता है। लेकिन जनरली मैंने देखा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोडेड है उसमें आवाज़ आ रही है ठीक ठाक। चलिए ठीक है। मैंने कल टॉपिक कौन सा पढ़ाया था, कल यही एक्चुअली एक्सटर्नल सेक्टर ही पढ़ा रहा था। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने ग्रुप पे एक PDF डाला है, इग्नू का, हिंदी में है। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें सारे लगभग कवर हैं, एक दो छोड़ दिए जाए, जैसे AIIB नहीं कवर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं है, बाकी चीज़ें उसमें डिटेल दी। लेकिन उसके करंट के डाटा, जैसे मेंबर्स ऑफ कितनी नंबर ऑफ कंट्रियाँ हैं वो अपडेट करनी पड़ेंगी आपको। अभी प्रेजेंट में कितनी कंट्रियाँ हैं वो अपडेट करनी पड़ेंगी। प्रेजेंट में कौन MD है, उसका प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्टर या प्रेसिडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपडेट करने पड़ेंगे। बाकी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्लियर उसमें मैंने डाल रखा। बाकी एक्सटर्नल सेक्टर के कुछ और टॉपिक हैं वो मैं, ये इंडेक्स वाला पीरियड जो है अभी, इसको मैं लिस्ट आउट, मेरे पास लिस्ट इंग्लिश में है तो वो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा ग्रुप में, तो वो इंग्लिश में भी पढ़ दोगे आप लोग। अगर हिंदी में मुझे कहीं मिल गई तो हिंदी वाली मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगा, ठीक। और जिन चीज़ों के अभी, जैसे कैपिटल मार्केट जब मैं पढ़ाऊँगा तो कैपिटल मार्केट हमारे समझ से विजन वाला जो PDF दिया है उसमें नहीं है। विजन वाले जो 3 PDF मैंने डाले हैं उसमें नहीं है, पहले वाले PDF में ही सारे कोड हैं। तो उसका कैपिटल मार्केट वैसे रमेश सिंह में कवर है, बट मैं उसके PDF डाल दूँगा ग्रुप में। मैं देख रहा हूँ हिंदी में एक्चुअली मटेरियल जल्दी मिलता नहीं है ढंग का, जो इजी लैंग्वेज में लिखा हो और मिल जाए कहीं ढंग से, तो जहाँ पे मिलता है तो मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी प्रयास ये करेंगे जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं अच्छे से, उनको कुछ स्पेशल गाइडेंस जैसे दे रहे हैं अगर क्लिप्स वगैरह, तो उसको हम ट्राई करेंगे। कुछ और चीज़ें जो भी इनपुट दिया जा सके तो वो थोड़ा सेग्रीगेटेड इन पर फोकस किया जा सके। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सीरियसली, लेकिन सिंसियरली अपने एफर्ट मारने पड़ेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक। क्या लगता है क्या होती है गरीबी, कुछ आइडिया तो होगा? वो तो ठीक है, क्या है गरीबी से कुछ और बताओ। आय तो अगर कम खर्चा ज़्यादा हो तो गरीबी से ऊपर हो गया ना, मतलब आय तो आ रही है ना। अटेंडेंस लगा दिए तुम लोग, आप लगा दें।
बताओ। मेरा रीज़न है, गरीबी क्या होती है, किसको गरीबी डिफाइन करोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। परिभाषा गरीब किसको कहोगे? कुछ तो होगा दिमाग में, तो देख सकते हो तो फिर बता देते हैं हम, मतलब बता देखने की क्या जरूरत, अपने दिमाग से सोचो ना थोड़ा। यस करेक्ट। वैसे गरीबी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक डिफाइन नहीं है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे ही। जैसे कहा जाता आधारभूत सुविधाएं अगर किसी के पास नहीं है कंसिस्टेंट वे में, घर रोटी कपड़ा मकान जो कहा जाता है उसको गरीब कहा जाता है। उसको कंसिस्टेंट, उसके पास जॉब नहीं है कि जो प्रॉपर वे में अपने घर की और अपनी खुद की आपूर्ति, मतलब भोजन रहना कपड़ा इन सब की आपूर्ति कर सके। तो इस पे डिफरेंट एजेंसियां या वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है वो हम लिखवा देते हैं। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में डिफाइन क्या करता है पॉवर्टी का? देखिए मैं पैराग्राफ मोड में तो वैसे भी मैं अवॉइड करता हूँ लिखाना, इससे पैरामीटर बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है पॉवर्टी को? पॉवर्टी जनरली पहले लिख लो, पॉवर्टी क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। मल्टी डायमेंशनल मतलब कई पैरामीटर को इंक्लूड करके पॉवर्टी होती है। जो गरीबी होती है कई पैरामीटर के बेसिस पे होती है, ठीक, कई पैरामीटर के। अब इसके अनुसार फिर वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है। वर्ल्ड बैंक अपने कुछ पैरामीटर बताता है कि इस पैरामीटर में जो होंगे लैग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। उसमें वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन की पहले लिख लो, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक सॉरी कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक हटा दो सॉरी, यूनाइटेड नेशन एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है प्रॉपर्टी का, वो पॉवर्टी का? पहला पॉइंट है डिनायल ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी। जिनके पास अवसर और चॉइसेस मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, समझ रहे हो, मतलब क्या कह सकते, किसी चूज करने की इच्छा, मतलब आपको किसी चीज़ को सेलेक्ट करने की इच्छाएं कम हो, मतलब जिसके पास फ्रीडम ना हो किसी चीज़ की, मतलब डिनायल ऑफ, उनको मनाही हो चॉइसेस और अपॉर्चुनिटी, अवसर ना मिल रहा हो। डिनायल ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी इंग्लिश में कहते हैं, वैसे आप लिखेंगे चॉइसेस और अवसर ना मिलना प्रॉपर वे में, अवसर की कमी। अगला पॉइंट है ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन। ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन, वायलेशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग हिंदी? वायलेंस नहीं, वायलेशन मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन, उनकी ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन। मतलब जो गरीब बेचारा होता है उसके क्या ह्यूमन डिग्निटी मानी जाती है, अच्छे से रिस्पेक्ट मिलती है उसको समाज में? नहीं ना। तो ये एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है जो वही बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कैपेसिटी, लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। सोसाइटी में एक्चुअली में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ इनकम चाहिए ना, अदरवाइज बहुत हीन भावना से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा किसी को भी अगर गरीबी में जीना। गांधी जी भी कहते थे ना कि सबसे बड़ा सिर्फ इस दुनिया में है कुछ तो वो गरीबी है। अगला पॉइंट है वही जो आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं का ना होना कि जिससे हम अपनी मौलिक जरूरतें पूरी कर सकें, घर, फूड, क्लॉथ, ये सब, एजुकेशन। अगला पॉइंट एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अगला पॉइंट, अब तक गरीबी जो समझ रहे थे, अब पैरामीटर समझ में आ रहे हैं कितने पैरामीटर होते हैं गरीबी में?
आइडिया लग रहा है ना मल्टी डायमेंशनल है। हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज को अफोर्ड ना कर पाने की कैपेसिटी। अगला पॉइंट, क्या बैंकों का क्रेडिट इनको अवेलेबल होगा कि लोन मिल सके? यस, वो पॉइंट एक लिख दो। इनको क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस, या सोसाइटी में भी इनको कोई लोन वगैरह उधार वगैरह देगा क्या इनको जरूरत पड़ने पे? नहीं ना, एक चैनलाइज क्रेडिट का अवेलेबिलिटी नहीं होगी इनके पास इस पैरामीटर पे। सस्टेनेबल जॉब की अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं होता, मतलब सतत देखो आज एक दिन के लिए हमें काम मिल गया, उसका जो मिला खत्म। अब अगर साल भर हमारे पास रेगुलर काम होगा तो हमारे पास इनकम होगी, रेगुलर इनकम का ना होना, रेगुलर इनकम का, सतत इनकम का ना होना, आएगा। लैंड का पता ही है, लैंड होती नहीं इनके पास, गरीबी में तो लैंड नहीं है। और एक पैरामीटर इसमें कहा गया पॉवर्टी में डिफाइन में, ससेप्टेबल टू वायलेंस, हिंसा के लिए ये संवेदनशील, मतलब ससेप्टेबल मतलब ये एक तरह से इनके प्रति कोई भी हिंसा करता है। ससेप्टेबल टू वायलेंस मतलब हिंसा के प्रॉन होना, मतलब ये कह सकते हो ये इनके ऊपर एक हिंसा हो सकती है, हिंसा हो सकती है। ये 3 पॉइंट पॉवर्टी के जब भी लिखोगे ऐसे ट्रायंगल बना लोगे, पॉवर्टी एक सोसाइटी से जब कनेक्ट होंगे। एक है पावरलेसनेस, इनके पास पावर नहीं होती, पावरलेसनेस। एक्सक्लूजन मतलब ये सोसाइटी से बाइकॉटेड होते हैं ना, सोसाइटी से बाइकआउट भी होता है एक्चुअली में, ज़्यादा इनको सोसाइटी में पार्टिसिपेशन के अवसर नहीं मिलेंगे। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी की हिंदी समझ रहे हो ना, इसका मतलब समझ रहे हैं नहीं? ये बताओ इसमें जितने टर्म मैंने तीनों लिखवाए इसमें तीनों समझ में आ रहे हैं? कोई ऐसा टर्म जिसको ना समझ में आ रहा है? पावरलेसनेस का मतलब समझ में आ रहा है, इनसिक्योरिटी की फील होगी, अंदर से डर महसूस होगा सोसाइटी में रहने, जब भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने घर परिवार नहीं चला, इनसिक्योरिटी तो रहेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी। कई की हेल्थ, किसी की तबीयत खराब हो गई, हम एजुकेशन कैसे देंगे, या हमारे पास अगले दिन पैसा कहाँ से आएगा, खाना कैसे होगा अरेंज, ये सब इनसिक्योरिटी में आता है ना। एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी में आप इंक्लूड नहीं किए गए हैं, सोसाइटी से आप बाहर आउट महसूस करते हैं। वर्ल्ड बैंक, अब यहाँ पे यूएन की ये हो गई यूएन के पैरामीटर। तो आप लोगों को अभी क्या पता चला? आप लोगों को जैसे गरीबी पता थी, गरीबी क्या होता है, अब लेकिन गरीबी क्या होती है एग्जैक्ट, उसका मतलब आइडियलिस्टिक डेफिनेशन कैसे गवर्नमेंट डिफाइन करती है, कैसे वर्ल्ड लेवल की एजेंसीज, ये बात नहीं पता थी। ये बात के पैरामीटर, आप कोई भी चीज़ देखिए जब भी डिफाइन होगा कोई उसका स्पेसिफिक पैरामीटर सेट किया जाएगा, इस पैरामीटर पे ये चीज़ें अगर खड़ी उतर रही है तो ये सही है, अदरवाइज गलत है। ऑलवेज साइंटिफिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो गरीबी पे एक्चुअली में यही ये चीज़ें। अब इसमें वर्ल्ड बैंक अगला पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट नहीं, यूएन की ये डेफिनेशन हो गई, यूएन के पैरामीटर। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिसकी भी इनकम आय, जिसकी भी आय $1.90 से कम होगी, $0 1.90 मतलब $1.9 से कम होगी,
गरीब होगा। मतलब इससे कम खर्चा करता है अगर वो 1.9 से डॉलर से पर डे। 1.9 डॉलर कितना हो गया पर डे का? मुश्किल से 100-150 रुपये ऐसे कुछ होगा ना। 1.9 है ना, उसी के आसपास। इससे कम खर्चा करता है अगर वो डेली, तो क्या है, वो गरीब है, वो पर्सन गरीब कहलाएगा। ये वर्ल्ड बैंक कहता है। अब सिंपल डेफिनेशन फॉर्म में अगर लिखना हो, जैसे पैरामीटर फॉर्म में लिख लो एक कंक्लूजन मॉड में गरीबी का। एक पर्याप्त धन का, पर्याप्त धन की उपलब्धता ना होना, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी आधारभूत सुविधाएं जैसे कपड़ा, खाना, घर, स्वच्छ जल, पीने का स्वच्छ जल, स्वास्थ्य और शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफोर्ड की हिंदी क्या होगा? मतलब बियर, अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब, हाँ, प्राप्त नहीं कर सकता, हाँ, खरीदने में असमर्थता है उसकी, अफोर्डेबिलिटी नहीं, असमर्थता, वो गरीब होगा। ठीक। अब गरीबी में एक्चुअली में दो तरह की गरीबी है। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब संपूर्ण गरीबी जो कहा जाता है। तो संपूर्ण गरीबी यही हो गई जो अभी डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इस पॉवर्टी में दो चीजें हैं, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, एक है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव मतलब हाँ, संबंधित कह सकते हो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो ये होगी जिसमें बेसिक नीड, आधारभूत सुविधाओं का ना होना। रिलेटिव पॉवर्टी ये हो गई, अब जैसे मान लो पीयूष 10 रुपये कमा रहे हैं, अपनी सुविधाएं पूरी कर रहे हैं, आप 9 रुपये कमा रहे हो, आप कुछ कम कर पा रहे हो। या कुलदीप आप लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं, 100 रुपये या 9 रुपये वाले, मतलब अमीर इंसान है, एक वर्ग है। तो ये जो एक्चुअली में रिलेटिव पॉवर्टी आएगी, ये क्या है? ये एक तरह से रिलेटिव पॉवर्टी की इन सुविधाओं का, तो जैसे बहुत डायमेंशन है सुविधाओं के समाज में, तो कुछ सुविधाओं का आप उपभोग कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों का आप जैसे कहा जाए कि किसी को बाहर डेली खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को घर का ही खाना ठीक है, वो बाहर का खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, या डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्ट्रीट फूड है या मार्केट में और तरह के जो रेस्टोरेंट हैं महंगे, वो एक्सेस नहीं कर सकते। या सुविधाएं कार की हैं तो कोई कार अफोर्ड कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बेसिक नीड तो कंप्लीट है, कोई कार अफोर्ड कर सकता, कोई नहीं। ये किस टर्म में आएंगे? ये रिलेटिव पॉवर्टी में आएंगे। एक तो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक हो गया रिलेटिव पॉवर्टी। ये क्या है? मतलब एक तरह से कंपैरिजन वाली, रिलेटिव, एक दूसरे के सापेक्ष, ये सही है, सापेक्ष गरीबी है।
रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ पे सापेक्ष गरीबी, एक दूसरे के सापेक्ष हम देख रहे हैं। ये जो गरीबी हुई, ये कितने टाइप की, दो तरह की जो गरीबी हुई यही हुई। तो ये अब गरीबी के जो भी पैरामीटर हैं, अब कई चीज़ें हैं, जैसे अब आएंगे कि इंडिया में इसका अब एक तो गरीबी की डेफिनेशन हो गई इन लोगों के सामने, और गरीबी के टाइप हो गए। देखो मेंस में जब भी आता है आप गरीबी की डेफिनेशन लिखेंगे, आप वहाँ लिखेंगे किसके अनुसार लिख रहे हैं तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। जैसे 2019 या 20 में क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ही पूछा था, या यूपीएससी ही पूछता है। पहले तो पूछता है डिफाइन द पॉवर्टी, या पॉवर्टी क्या है, कितने टाइप की पॉवर्टी होती है, या फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स, क्यों है पॉवर्टी, कैसे दूर करेंगे उस पर। तो कैसे दूर करेंगे, क्यों है, वो तो भी बाद में बताएंगे। लेकिन जब इंट्रोडक्शन में डालेंगे आप, तो आप पॉवर्टी जब भी लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, आप वहाँ कोट करेंगे यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। भले 2-3 ही पैरामीटर आपको याद हो, कोई बात नहीं, 1-2 पैरामीटर याद है तो देखोगे लगभग सारे यूएन वाले पैरामीटर कवर है ना, तो उसमें से 1-2 पैरामीटर उठाओ और डाल दो कि यूएन के अकॉर्डिंग ये है पॉवर्टी की डेफिनेशन, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये है पॉवर्टी की डेफिनेशन, बस उसके आगे चले जाओ। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि बंदे को नॉलेज है चीज़ों की, आपको पता है। जब भी आप कोट करोगे इंट्रोडक्शन में तो ये चीज़ें लिखोगे, उसके बाद फिर आप जाओगे, आ जाओगे बॉडी में, तो उसमें आ जाओगे प्रॉज कॉन्स, क्या गरीबी के हैं क्या नहीं, तो ये चीज़ें लिखोगे आप। यूएन को रिलेट करना, यूएन की ही मैंने पैरामीटर सारे लिखा है। किसी थिंकर पे भी डाल सकते हैं, नो डाउट डाल सकते हैं। हम यूएन, वर्ल्ड बैंक या इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सब आसान होता है और थोड़े ब्रॉड पैरामीटर हैं। इसमें ज़्यादातर पैरामीटर आपको पता है, नहीं याद आ रहा है तब भी आप यूएन कोट कर देंगे। जैसे यूएन के सारे पैरामीटर हैं, जो आपको जनरल गरीबी की डेफिनेशन पता थी, अभी तक याद था, वो यूएन के पैरामीटर में इंक्लूडेड है। इससे क्या होता है, आसानी होती है, जब आप लिख देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन थिंकर वगैरह के क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि बहुत विशेष होते हैं कि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस और मायने होंगे कि दूसरे थिंकर को डिफाइन कर देगा। ये ऐसा हो सकता है ना, इसलिए मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि आप एक अगर आंसर लिख रहे हैं जनरली ऐसी चीज़ें उठाइए जो आसान रहे चीज़ें आपको रिकॉल करने में, और जो चीज़ें आपको रिप्रोड्यूस कर सकें अपनी कॉपी में। अब यूएन में अगर वर्ल्ड बैंक में लिखे तो आपको पता 1.90 वाला हमें लिखना है, वो इसमें कुछ मतलब ही नहीं। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिख दी, आरबीआई या गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक सर्वे वाली रिपोर्ट आती है उसमें, या एनएसओ की रिपोर्ट आएगी, या और किसी की जो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह, इसी में कोट करेंगे। जब प्रूव करने के लिए गरीबी है भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पेश कर दो, या एफएओ की रिपोर्ट पेश कर दो, कुछ जेंडर पैरिटी की रिपोर्ट। जेंडर गरीबी की वजह से तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है ना बहुत ज़्यादा। जिसके घर में एजुकेशन पैसा है तो वहाँ तो एजुकेशन अपने आप बढ़ जाएगी। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इंडिया में क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे, गरीबी के क्या क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं। ऐतिहासिक, तो बताओ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव इंडिया में गरीबी क्यों है? तो ये सब कॉजेज है ना। हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें तो आप अभी कॉजेज बताएंगे गरीबी के। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, एक हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ना कुछ कि कई लोग गरीबी पे डाटा निकालते थे। कोई बुक बताओ कौन सी गरीबी पे लिखी गई थी? मॉडर्न हिस्ट्री में कोई बुक पढ़ी? कभी पढ़ी नहीं मॉडर्न हिस्ट्री। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश, ऐसे ही था ना कुछ, उसमें पॉवर्टी के बारे में बताए थे ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की किताब थी ना। इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की गई थी, ये भी पढ़े रहे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थी। तो इसी समय गरीबी जब आई कि हमारे सारे जो हैंडलूम है या डोमेस्टिक इंडस्ट्री है
वहाँ से मैकेनाइजेशन हुआ था, हमारे यहाँ की जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी सबको घाटा हुआ था, यहाँ से पैसे जाने लगे, कई सूखा पड़ा उस समय बहुत ज़्यादा, और जेंडर पैरिटी ही, लोगों को बिजनेस था नहीं, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली में टैक्सेस वगैरह लगते थे, ज़बरदस्ती उसे खेती कराई जाती थी। ये सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, यही सब तो आएगा ना मॉडर्न हिस्ट्री में, जो चीज़ें अभी पढ़ोगे आप, फेमिनाइज सूखा पड़ रहा है ना, इरीगेशन की फैसिलिटी है, कुछ सिंचाई मौसम पे पूरी तरह डिपेंडेंट है खेती, तो उससे क्या आ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, उसमें एक्चुअली में इतना एजुकेशन का भी प्रचार प्रसार नहीं है, शिक्षा भी नहीं है लोगों के पास, लोग एक्चुअली में सरकार का सपोर्ट नहीं, सरकार क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, अपने फायदे के लिए काम कर रही है, ब्रिटिश रूल है पूरी तरह। तो ये सब जो गरीबी फैली, बीमारियां हैं 50 तरह की, जिनको दवाओं के लिए हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब क्या चीज़ है, गरीबी और ज़्यादा बढ़ा रहा ना, ये सब क्या होगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब उसके बाद आओगे आप, क्या क्या कॉजेज है, जमींदारी सिस्टम है, जमीन का प्रॉपर वे में ना होना, ये सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गए जितने अभी बताए हैं। अब आप आओगे गरीबी के कॉजेज, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, बताओ, आगे लिखो, 3-4 एरो बना दिया है, ये ऐसे ऐसे लिखना, कौन कौन से पॉइंट हैं बताओ। सब अपने अपने पॉइंट लिखना, आगे ऐड करना, इसमें जितने भी पॉइंट करना याद रखना। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको 3 पॉइंट में डिवाइड कर देना सोचने के लिए। एक तो देखो सोशल, एक इकोनॉमिकल, एक पॉलिटिकल। इन हेडिंग के अंदर जब आप कॉजेज याद करोगे, सोचोगे, तो आपको ज़्यादा पर्सपेक्टिव दिखेगा। अब सोशल के क्या कॉज हो सकते हैं, सोसाइटी की वजह से, उसमें देखिए कौन कौन से कॉज आएंगे। इकोनॉमी के अगर बेसिस पे तुम लिखते रहो ना अपने, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, इन तीनों डायमेंशंस के अंदर में हम पॉइंट ढूंढो तो तुम्हें काफ़ी पॉइंट मिलेंगे। अब मिलेंगे ना ज़्यादा पॉइंट, अब निकल के आ रहे हैं ना। देखो, मेरा पर्पज़ मेन होता है तुम लोगों को सोचने का ढंग समझा देना। चीज़ें अभी बहुत ये लग रहा होगा सर हमें वो डेफिनेशन फॉर्म में नहीं लिखाते, जब लेकिन रिवाइज करते होगे तो ये ज़्यादा आसान लगता होगा, दैनिक की किताबें उतनी मोटी नहीं पड़ती। पॉइंट लिख दो, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। तुम बेटा मत, ठीक लिख दिया, कोई बात नहीं, पॉइंट लिखो तुम बस। नहीं, सब अपने अपने पॉइंट तैयार करके रखो। ओके, बस सारे ठीक है। व्यूज आओ, ऐड करो। आपका नाम, अपना नाम बताइए। संदीप क्या, प्रमोद, आप? नीरज। अच्छा सर, शॉर्ट में लिखो। हाँ हाँ, शॉर्ट में लिखो ना तुम, बस एक्सप्लेन करना मुझे, लेकिन ये बता दे रहे हैं जो भी पॉइंट जो लिख के जाएगा उसको एक्सप्लेन करेगा। हाँ ठीक है, तुम लिखो अपने पॉइंट, मुझे भी बाद में एक्सप्लेन करना सबको। वो 2 पॉइंट लिख दिया ना उसने, देखो, साक्षरता का अभाव, बेरोजगारी दोनों कवर कर दी ना। तो कुछ और लिखो, स्किल्स लिख दो।
नहीं याद आ रहा, ठीक कोई बात नहीं। प्रमोद आओ, हेजिडेंट मत हो, आज गर्ल्स भी नहीं है इसलिए लिख लो 4-5 लोग। कुछ नया पॉइंट ऐड करो बेटा। अरे गवर्नमेंट के पॉइंट भी ऐड करो, गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है क्या उस डायरेक्शन में? गवर्नमेंट की पॉलिसी का फेलोर। और लिखो, भ्रष्टाचार। और सोचो ना, ऐसे ऐसे सोचो ना, पार्टिकल पॉइंट और सोचो। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। नीरज कोई बात नहीं, एरो निकाल के बाहर लिख दो ना, कोई जरूरत थोड़ी है वहीं आसपास लिखो। एरो थोड़ा लंबा खींच दो। बताओ कौन से पॉइंट और ऐड होंगे? हिंसा, थप्पड़ मारे, हिंसा हो गई, करना मारे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब किसी भी तरह से फिजिकल और नॉन फिजिकल वायलेंस, मतलब दिमाग में भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हिंसा मतलब किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं, फिजिकल या मेंटल दोनों, वो हिंसा है। ऐसा कहा नहीं सकते कि आपको दोनों फॉर्म में एक्चुअली में हिंसक किसी भी फॉर्म में नहीं होना। ये नहीं कि किसी को मनी मन गाली दिए जा रहे हो, कह रहे हो हिंसक है, ये हिंसक नहीं। कोई बात नहीं, कुलदीप आओ तुम इधर आओ, पॉइंट लिखो अपने। देखो मैंने 4 सेक्टर ऐसे डिवाइड कर दिए हैं, उस सेक्टर्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें सोसाइटी के बेसिस पे डिवाइड की जा सकती है। गाँव के बेसिस पे डिवाइड करो, हिंसा, गरीबी हो सकती है। हिंसा अभी बहुत बड़ा दंगा हो जाए, सब लोग गरीब हो जाए। फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हो, रिलीजन अभी कट्टा हो बहुत ज़्यादा, तो भी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे साइंटिफिक। अच्छा इनको लिख लेने दो, वरना कहेंगे कि इनको बता दें। ये क्या लिखे हो? रिफ्यूजी, ठीक ठीक, रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक, रिफ्यूजी क्राइसिस। अप्रिसियता क्या लिखे हो? मतलब जो ग्रामीण समाज में। अच्छा ठीक, समझ गया, समझ गया। भेदभाव, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ हो सकता है, ब्रेन ड्रेन भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रीजन है। हाँ लेकिन हाँ 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 प्रकृति का आपदा है। तब तक कहीं नहीं याद आ रही है जब तुम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर को वैसे कई फॉर्म में डिवाइड भी कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं। एक हो गया, 2 3 4 हो गया, ठीक है। और भी हो सकता है पॉलिटी हो गया, करप्शन तो लिख दिया गया, भ्रष्टाचार हो गया। हाँ उसको मैं थोड़ा सोच लूँगा, आप अपना थोड़ा खाओ। राजनीति हाँ तो लिखो ना, पॉलिटिकल पॉइंट तो कोई नहीं लिख रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं?
कोई वर्ग बहुत गरीब है, कोई वर्ग बहुत वो है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होना भी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होना भी तो गरीबी के कारण बन जाते हैं। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज भी तो लिखो, कहाँ लिखे नेचुरल रिसोर्सेज? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ इस पॉइंट बताओ मुझे, सब एक्सप्लेन करो अपने अपने पॉइंट लाओ। मुझे पेन दो, नहीं कर दूँ ना ठीक। हाँ बेरोजगारी, देखो ये पॉइंट अपनी कॉपी में बना लो, उसमें जो होगा मैं ऐड करा देता हूँ। ठीक, अब देखो पॉइंट इसमें जो ये बनाए हो ये तो ठीक है, चलो हम एक्सप्लेन करा लेते हैं। जनसंख्या कैसे पॉवर्टी का कारण बनेगी? जनसंख्या कैसे पॉवर्टी का कारण बन रही है? कितने लोग हैं? 3 से 5 लोग, एक और था ना यहाँ पे 6 लोग हैं, नाम नहीं है, चलो 5 ही लोग हैं ना। बताओ जनसंख्या कैसे पॉवर्टी का रीजन बने, गरीबी? हाँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी उस हिसाब से लोगों के पास अवसर कम होते जाएंगे और लोगों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छी बात। रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, ज़्यादा जॉब और ये सब चीज़ें, कंपटीशन बढ़ जाएगा। करेक्ट। बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी की स्थिति में कंपटीशन मतलब ज़्यादा काम नौकरी इनकम की सोर्स नहीं, इसलिए गरीबी बढ़ाएगी। ठीक, शिक्षा का बताओ, शिक्षा कैसे इसमें फर्क डालेगी? क्यों विदाउट शिक्षा गरीबी नहीं दूर हो सकती? शिक्षा से जो हमारा मेंटली और सामाजिक रूप में एक हाँ, टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट में सहायक होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस हम सोच सकेंगे, डिफरेंट इकोनॉमिक अवसर बनेंगे, ये सब चीज़ें शिक्षा से आएंगी ना। लिटरेसी बहुत मैटर है, जेंडर गैप, कास्टिज्म, ये सब कैसे खत्म होगा? शिक्षा से ही तो खत्म होगा। ठीक, अगला पॉइंट बताओ, ये भ्रष्टाचार वाला लिख तो दिए मैंने बोलने पे, रीजन भी बताओ भ्रष्टाचार कैसे गरीबी बढ़ाता है? बताओ भ्रष्टाचार कैसे? बहुत सी स्कीमें लागू नहीं होंगी, या गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ पे कोई चीज़ स्कीम भेजती है, पैसे भेजती है, तो वो गरीबों के पास पहुंचेगा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। या जॉब के लिए कोई भी तुम बिजनेस खोलने जा रहे हो, वहाँ पे हर्डल पैदा कर दिया गया, या लोन दिया गया, लोन नहीं मिल रहा, वहाँ पे घूस तुमको देना पड़ रहा है किसी भी सर्विसेज के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी? गरीबी को ज़्यादा पैदा करेंगी। शिक्षा प्रॉपर वे में जो नॉलेज तुम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। जो सुविधाएं गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दी गई उन सुविधाओं का लाभ ना होने से, अब जैसे इरिगेशन के लिए नहर अगर बननी है किसी एरिया में और नहर समय में ना बने, या नहर अच्छे से ना बने, उसमें पानी ही ना जाए, पैसे खा के सब बैठ गए, रोड सिस्टम ना बना हो,
तो वहाँ से तुम अपना सामान कैसे ले जाओगे, इकॉनमी डेवलप नहीं होगी। ये सब क्या करेगा, गरीबी को तो बढ़ावा देगा। और रोड खराब बनी हो, मटेरियल खराब लगा हो, ये सब करप्शन के भ्रष्टाचार के। गुड गवर्नेंस कैसे रीजन होंगे, अच्छा गवर्नेंस ना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं आएगा। देखो सोशल फैक्टर में 2-3 पॉइंट आएंगे। सोशल फैक्टर के अंदर 3-4 पॉइंट लिखो, अब मैं लिखा दे रहा हूँ पॉइंट वाइज। ये तो आप लिख ही लिए। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में लिखो सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, मतलब सामाजिक ना, सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक कारण, मतलब सामाजिक कारण कौन सा। एक तो हो गया इलिटरेसी, अशिक्षा और अज्ञानता। अशिक्षा और अज्ञानता एक पॉइंट हो गया। अगला है सोशल बैरियर, मतलब सामाजिक अवरोध फेस्ड बाय SC/ST माइनॉरिटीज। बैठो जाओ, वैसे भी काफ़ी लेट ही आई हो, 10 बजे। कोई बात नहीं, ठीक। SC/ST माइनॉरिटीज इन रूरल एरियाज। अगला हो गया कास्टिंग सिस्टम। फटाफट लिख लो, तुम लोगों को उधर भी जाना होगा। कास्टिंग सिस्टम मतलब जातिगत व्यवस्था। अगला है पारिवारिक योजनाओं का अभाव, फैमिली प्लानिंग मेजर्स। पारिवारिक योजना मतलब यही कहते हैं ना, फैमिली प्लानिंग का जो स्कीम चलाई गई उसका प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन ना होना। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चलाई गई थी ना वो फैमिली प्लानिंग। बॉन्डेड लेबर और बेगिंग, भीख, बेगिंग मतलब भीख। बॉन्डेड लेबर बधुआ मजदूरी और भीख मांगना, बेगिंग। बधुआ बहुत कम पैसे में एक्चुअली उनसे काम कराया जाए, वो भी गरीबी का कॉज बनेंगे ना। बेरोजगारी तो नहीं कह सकते, लेकिन बेरोजगार भी कह सकते। हाँ, बधुआ मजदूरी पॉइंट। औरतों का लेबर में पार्टिसिपेशन बहुत कम होना। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहेंगे? जेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में? जेंडर पढ़ते रहते हो ना बार बार, जेंडर ये फीमेल जेंडर। लैंगिक असमानता, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लैंगिक भेदभाव एजुकेशन में है, खाने पीने में है, ये सब है ना लैंगिक भेदभाव। अगला पॉइंट है सोशल फैक्टर हो गया। अब इकोनॉमिक फैक्टर पे आ जाए। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन वीक होना, पहला पॉइंट इकोनॉमिक फैक्टर में गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन वीक होना। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो तुम लोग लिखो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की संख्या ज़्यादा है अपने यहाँ
92% साहब वो लिख लो। इनफॉर्मलाइज सेक्टर, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स कर लो आप। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब रेगुलराइज वर्क फोर्स ना होना, मतलब डेली जॉब का अवेलेबिलिटी ना होना, मतलब मेरा ये कहने का। आय का असमान वितरण, आय का असमान वितरण, राइजिंग इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना जो कह रहे थे तुम लोग, मुद्रास्फीति का बढ़ना, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है ना, ठीक। गरीबी के बीच में इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन ना होना, इंश्योरेंस सेक्टर का मतलब कोई कहीं डेथ हो गई तो उसके कुछ नहीं मिल रहा, एक्सीडेंट होगा तो इंश्योर्ड होगा तो कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता ना उसके परिवार को। लैंड का फ्रेगमेंटेशन, बहुत छोटे छोटे पैचेस में लैंड का बंटना, लैंड का किसी के पास जमीन ना होना, स्किल डेवलपमेंट ना होना, स्किल डेवलपमेंट का ना होना, ये मत लिख लेना होना, स्किल होगा तो ऑब्वियसली ना होना, मतलब इस प्रॉपर स्किल जो जॉब के लिए रिक्वायर है वो लैक ऑफ, हिंदी में कहते हैं लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक। अगला पॉइंट होगा गवर्नेंस फैक्टर, लिख लो। अगला टॉपिक इकोनॉमिक फैक्टर होगा, सोशल फैक्टर होगा। ये सब ऐसे पॉइंट में अगर मेंस में भी लिखोगे ना, ये चीज़ें तुम लोगों को याद रहेंगी आसानी से। अब तुमको जो हम 4 पॉइंट में डिवाइड किए तो ज़्यादा पॉइंट निकलने लगे ना, जब भी पार्ट में चीज़ें डिवाइड कर देते हो तो क्या होते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस बढ़ जाते हैं उस डायरेक्शन में, डायमेंशन ज़्यादा कवर होते हैं। इसमें अब डाटा भी कोड, इस सब में डाटा भी कोड करोगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे आए अगर किसी सोशल इंडिकेटर के नीति आयोग के डाटा आएंगे तो ये सब डाटा कोड करोगे तो और अच्छे आंसर्स बन जाएंगे, ठीक। गवर्नेंस फैक्टर लिख लो। मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस हो गया, टेररिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? कम्युनलिज्म में, कम्युनलिज्म मतलब पता है ना, कुछ नहीं पता, जो 2 धर्मों के बीच में लड़ाई होती है, कम्युनलिज्म लिख लो, इसके बाद में पढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का पुअर डेवलपमेंट मतलब खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या आपको कहते हैं? अवभूत संरचना, अवसंरचना, खराब अवसंरचना। टूरिज्म सेक्टर का मतलब बहुत अच्छे से डेवलपमेंट ना होना, टूरिज्म सेक्टर जहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे लोग टूरिस्ट आएंगे, गरीबी दूर होगी ना, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला पॉइंट है करप्शन और लीकेज है, पॉवर्टी स्कीमों में करप्शन और लीकेज गवर्नेंस में ही। अगला है पुअर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना, मतलब एग्जीक्यूशन ना, उनको लागू ना किया जाए ढंग से, गवर्नमेंट की सरकार की योजनाओं को ढंग से लागू ना किया जाए। करप्शन से थोड़ा अलग है इसमें, अगर प्रॉपर वे में चले, जैसे डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, करप्शन की डेफिनेशन बेसिकली मनी रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई फेल हो जाता है। अगला है हिस्टोरिकल फैक्टर में कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल पता है ना, जो अब तक कितने दिन तक इंडिया गुलाम था,
बाकी कंट्रियाँ काफ़ी दिन पहले ही आज़ाद हो चुकी थी, उनके यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। ऐतिहासिक कारण में क्या हो गया, कॉलोनियल रूल हो गए। ऐतिहासिक कारण में कॉलोनियल रूल थे। कॉलोनियल मतलब उपनिवेशिक, औपनिवेशिक कहते हैं रूल। अगला पॉइंट है फैक्टर। कई तरह से मेथड जो है गलत है, पुअर को, गरीबों को पहचानने के मेथड का यूनिफॉर्म एक समानता ना होना, गरीबों को पहचानने का जो मेथड है उसका एक समान ना होना। अलग अलग काइंड ऑफ कमेटी आती है, अलग अलग काइंड ऑफ रिपोर्ट आती है, इसके बेसिस पे ऐसे पुअर डिफाइन होंगे, क्योंकि पुअर को डिफाइन करने की कोई एग्जैक्ट यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, बस सबकी अपने अपने पैरामीटर पे डिफाइन करते हैं। अगला है फिजिकल फैक्टर पे, भौतिक कारण में फर्टाइल लैंड में उपजाऊ भूमि और लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भौतिक कारण देखो, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ भूमि का ना होना, कम होना, कह सकते हो लैक कम होना, और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस ना होना। लैक ऑफ फर्टाइल लैंड मतलब कि उपजाऊ भूमि में कमी, उपजाऊ भूमि की कमी, और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस मतलब पहुंचना होना। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, अब इसको दूर करने के भी कारण हैं, ऐसे कल कराएंगे। 30 तारीख को ऐसा टेस्ट है, उससे